स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में जेपी अस्पताल में डॉक्टर से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पीसी शर्मा और उनके करीबी पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भोपाल की हबीबगंज थाना पुलिस ने पीसी शर्मा और उनके समर्थकों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले ही पूर्व मंत्री और पूर्व पार्षद ने जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसके बाद डॉक्टर के इस्तीफा देने पर मामले में तूल पकड़ लिया था। जेपी हॉस्पिटल के सीएमओ आर.के. श्रीवास्तव के लेटर और डॉक्टर के इस्तीफे वाले पत्र के बाद हबीबगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर ही पीसी शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। जेपी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा डॉक्टर से बातचीत की अभद्रता का मामला आया, जिसका मामला तूल पकड़ा। डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद लगातार राजनीति गर्मीती हो गई और इतनी राजनीति गर्मा गई कि अब पीसी शर्मा पर भी कई सारे सवाल उठने लगे, जिसको देखकर अब यह लग रहा है कि पीसी शर्मा अब कहीं न कहीं राजनीति में एक अलग ओहदे पे पहुंच रहे हैं। और आज पीसी शर्मा और एक पार्षद गुड्डू साथ में कई समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी किया गया है। दीपा श्रीवास्तव हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा, जानकारी दीजिए, पीसी शर्मा और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कितने बजे का ये मामला पूरा है? जिस तरह से अभी हाल में ही अगर बात की जाए तो सीएमओ हैं जेपी अस्पताल के राकेश श्रीवास्तव और उनके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई अन्य व्यक्ति जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने जो है जो इस्तीफे का लेटर था वो पुलिस को दिया और हबीबगंज थाने में जो है मामला दर्ज करवाया। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा है कि सियासी घमासान के बीच काफी लंबा सियासी घमासान था, हमने देखा था कि भले सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, उन्होंने खुद ने ट्वीट किया था और ये बात की भी गई थी कि इस तरह की राजनीति की निंदा करते हैं। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है उसका मनोबल गिरता है इस तरह की हरकतों से। तो इन सारे मुद्दों को लेकर शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है पीसी शर्मा और उनके करीबी माने जाते पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान के खिलाफ और इनके अलावा कई अन्य व्यक्ति जो वहां पर मौजूद थे उन सभी के खिलाफ जो है मामला जो है वो दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ इन दोनों के खिलाफ जो कानूनी मामला दर्ज किया गया है। आपको लगा कि 2 दिन पहले जिस तरह से हमने देखा था कि पूर्व मंत्री और पूर्व पार्षद जो थे इन्होंने जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ अभद्रता की थी, जिसको लेकर अब जो कहा जाता है कि इन दोनों के ऊपर एफआईआर की गई है। डॉक्टर के इस्तीफे के बाद ही पूरा मामला जो था वो गड़बड़ाया था। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जो इस्तीफा था वो डॉक्टर ने वापस ले लिया है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उनसे चर्चा की थी। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो वापस लिया। लेकिन अब कहा जा सकता है कि जो सियासी घमासान था इसके बीच जब मुकदमा दर्ज हो गया तो एक तरह से इंसाफ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। जी दीपा, अगर बात की जाए तो लगातार ये मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। दो पक्ष कहीं न कहीं दो पक्ष बनते जा रहे हैं। आखिर मामले को अगर हम समझा जाए तो क्या मामले में वाकई पीसी शर्मा गलत थे? पीसी शर्मा ने डॉक्टर के खिलाफ अभद्रता की है, क्योंकि उनके जो पेशेंट था उनके घर वालों का भी कहना है कि हमारी आवाज उठाई गई थी, पीसी शर्मा ने हमारी आवाज उठाई थी। जी अभिषेक, ये पहला मामला नहीं है जेपी में। जिस तरह से आज सुबह भी स्वदेश न्यूज के माध्यम से कुछ अफसोस तस्वीरें दिखाई गई थी, जहां हमने दिखाया कि किस तरह से एक पेशेंट थे उनके परिवार के द्वारा जेपी अस्पताल में हंगामा किया गया, क्योंकि उनकी मां जो थी उनको बेवजह बिना वजह बताए कोरोना वार्ड में रखा गया। ना उन्हें किसी तरह की रिपोर्ट दी गई, ना ही उनकी देखभाल सही से की गई। तो लापरवाही के मामले में अगर देखा जाए तो जेपी के लगातार ऐसे मामले देखने को मिले। पूर्व में भी हमने देखा था कि होली वाले समय पे ऑक्सीजन खत्म होने से 2 महिला जो थी 2 कोरोना पेशेंट्स की मौत हुई थी। उसके पहले भी होमगार्ड का मामला। तो इस तरह के मामले जो है वो लगातार सामने आते रहे हैं। अभिषेक, कहा जा सकता है कि इन सभी चीजों को लेकर ही पीसी शर्मा जो थे या कहा जाए जो उनके समर्थक थे उन्होंने जो है इस तरह से बिहेवियर जो था वो किया। हालांकि जो परिजन थे मृतका के, मृतक के जो परिजन थे उन्होंने भी चक्का जाम किया था, सड़क पर बॉडी लेकर बैठे थे। उन्होंने बात कही थी कि जांच की जानी चाहिए आखिर क्या कारण था कि जो युवक था उसकी मौत हुई। तो कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये बात भी कहना गलत होगा कि किसी इस तरह का व्यक्ति जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसके साथ यदि इस तरह का बर्ताव किया जाता है तो उसका मनोबल गिरता है। जी बिल्कुल दीपक, तो कहीं ना कहीं लापरवाही थी, लेकिन लापरवाही को एक तरीके के साथ सॉल्व किया जा सकता था। दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को 5,939 तो भोपाल में 823 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी में 66 मरीजों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। शहर के सुभाष नगर, भदभदा, विश्राम घाट, जहां पर लकड़ियों की कमी पड़ गई, हर दिन वन विभाग सिर्फ 1 ट्रक लकड़ी भेज रहा है। बीते 4 दिन में 208 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रशासन ने सरकारी आंकड़ों पर 6 मौत बताए हैं। जब खंडवा और रायसेन से लकड़ियां मंगाई जाएगी, उधर प्रदेश में संक्रमण दर 24% के लगभग पहुंच चुका है। तो शमशान घाट में जगह नहीं होने के कारण कई डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार दूसरे दिन किया जा रहा है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना से जो लोगों की मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लकड़ियों की कमी लगातार प्रदेश में बनी हुई है। भोपाल में लकड़ियां नहीं मिल रही है। वन विभाग जो है तो केवल 1 ट्रक ही लकड़ी दे रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार होने में भी अब लोगों को समस्याएं आ रही है। विवेक राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक राणा, जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है और मामला लगातार ये बढ़ रहा है कि अब लकड़ियां नहीं मिल रही है शव को जलाने के लिए, बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। विवेक के आंकड़ों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में 66 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई है। और जो भोपाल के जो शमशान घाट की बात की जाए, भदभदा शमशान घाट की बात की जाए तो 39 लोगों को वहाँ कल जलाया गया था। उसके बाद सुभाष घाट शमशान घाट की बात की जाए तो 23 लोगों का वहाँ अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसे तमाम जो यहाँ के जो शमशान घाट है, कहीं ना कहीं उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो मौतें हो रही हैं, उनका जो वहाँ लोगों को जलाया जा रहा है। मगर जो कल के जो आंकड़े सामने आए उसमें 12 ऐसे लोग थे जो वेटिंग में थे, जिनका अंतिम संस्कार आज किया गया। यानी देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो कोविड-19 से जो मौतें हो रही हैं वो लगातार उनके जो आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। 4 दिन के आंकड़ों की बात की जाए तो 208 लोगों की मौत हो चुकी है वो अभी तक। और लगातार जो शमशान घाटों की स्थिति की बात की जाए तो जो शमशान घाट है वहाँ पे कहीं ना कहीं लकड़ियों की जो कमी है साफ तौर पे देखने को मिल रही है। पहले वन विभाग की जो टीम है वो वहाँ पे लकड़ी सप्लाई कर रही थी, उसके बाद खंडवा और रायसेन से जो लकड़ियाँ हैं वो लगातार राजधानी भोपाल के जो शमशान घाट है उसमें बुलाई जा रही है। बात की जाए संक्रमण की तो 24% से अधिक जो दर है वो अभी दर्ज की गई है। पहले लेयर की बात की जाए तो पहले लेयर में 12% जो कोविड-19 के केस हैं वो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे थे। मगर जिस प्रकार से अभी जो आंकड़े सामने आए बहुत ही चौंकाने वाले हैं। यानी मध्य प्रदेश में लगातार जो दूसरी वेव में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हैं। मगर शमशान घाटों की भी बात करें अपन तो शमशान घाट में जगह नहीं है लोगों को जलाने के लिए। लगातार इतनी मौतें हो रही हैं और जो लोग हैं जिनकी डेड बॉडियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनके तहत उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मगर अभिषेक, एक बात ये भी सामने आ रही है कि यदि एक दिन में 12 जो मौत हुई है, कल जो 12 लाशें थी वो वेटिंग में थी जिनका अंतिम संस्कार आज किया गया है, तो आज जितनी मौत हुई होगी तो उनका अंतिम संस्कार कब होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। विवेक, एक मामला ये भी सामने आया है कि 208 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो केवल 6 लोगों का है। बिल्कुल, अभी से सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो सरकार है, जिला प्रशासन की भी हम बात करें तो लगातार रोज आंकड़े जारी करती है। कल की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने 4 मौतों का जो रेशो है आंकड़ों का वो जारी किया था। मगर कल राजधानी भोपाल के जो शमशान घाटों से स्वदेश की टीम गई थी और जो डाटा इकट्ठा किया था उसमें 66 लोगों की मौत हो चुकी थी। और हम बात करें शमशान घाट की तो सुभाष जो शमशान घाट है, बहुत बड़ा शमशान घाट है सुभाष नगर का, वहाँ पे 12 जो डेड बॉडी है वो वेटिंग में थी, यानी उनका जो अंतिम संस्कार वो आज किया गया था। तो ऐसे कई जो मामले हैं, जो शमशान घाटों में जगह नहीं है, कई शमशान घाटों में लकड़ियों की कमी है, जिसको
उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था तो करी है, मगर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा जो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, क्योंकि कोविड-19 का जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में बात करें तो जो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी भी जो पेशेंट की जो लिस्ट है बहुत लंबी होते जा रही है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो करीब 8,000 पार कर चुका है आंकड़ा, मगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 900 जो लोग हैं वो प्रतिदिन मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, तो कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और संक्रमण का मामला है। परिजनों को लाश भी नहीं दी जा रही है, शव भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से वेटिंग में नंबर ज़्यादा हो रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या लकड़ियों का भी आ रहा है अंतिम संस्कार के लिए। विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।